ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। और आप लोग का जो है समय 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा। फुल मार्क्स जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखेंगे। देखिए फर्स्ट कारण देखिए लिखेंगे जार का यानी निरंकुश और यह एवं मतलब और होता अयोग्य। क्या है? अयोग्य शासन। जार का शासन यानी अफसरशाही था जो जनताओं के समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा था। ठीक है, दूसरा कारण लिखना है प्यारे बच्चों मजदूरी की स्थिति यानी दयनीय। जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतोष नहीं थे। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 नंबर में लिखना यह है न्यू डील से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है कि न्यू डील अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी यानी रूजवेल्ट की एक कार्य योजना थी। इसे 1933 से 1938 के बीच लागू किया गया था। इसका मकसद महामंदी से उबरने के लिए तत्काल आर्थिक राहत देना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था। न्यू डील के तहत कई सामाजिक यानी उदारवादी नीतियों लागू की गई। इन नीतियों के जरिए अमेरिका नागरिकों की पीड़ा को कम करने की कोशिश की गई। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यानी असहयोग आंदोलन को गांधी ने क्यों स्थगित की गई यानी किया गया। ठीक है, तो लिखिए आंसर लिखना है चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के दर्शन सहारे यानी असहयोग। ये क्या है आपका असहयोग है। ठीक है, ये क्या है आपका असहयोग है। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन है। आंदोलन यानी शुरू आराम मतलब शुरू किया था लेकिन चौड़ी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यानी असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ यानी ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है 4 नंबर कह रहा है कि यानी औद्योगिकरण मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री ने मजदूरी की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। तो लिखना है यानी औद्योगिकरण ने मजदूरों को आजीविका को यानी कई तरह से प्रभावित किया गया। औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिससे छोटे उद्योग यानी टिक नहीं सके और मजदूरों के पास दैनिक उपयोग की चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये लिखना है ये आपका कितना 10 नंबर का मशीनों और यंत्र के सामने घरेलू हस्त निर्मित उद्योगों का विकास संभव नहीं था। उसका बाद कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कम वेतन पर लंबे समय तक काम करना पड़ता था। कारखानों में काम करने की परिस्थितियां कठोर और खतरनाक थी। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के रहने की स्थिति भी यानी बेहतर थी। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों कह रहा है भारतीय द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया। तो आंसर देना है प्यारे बच्चों इसका उद्देश्य भारत में भारतीय और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी को प्रतिबंधित करना था। इस अधिनियम के जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई का निर्णय बना दिया जिसके विरोध अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में अधिनियम को निरस्त कर दिया। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है 6 नंबर का कह रहा है श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। तो लिखना है श्रमिक वर्ग का शहरों में आगमन मुख्यतः औद्योगिकरण और आर्थिक परिस्थितियों के कारण हुआ। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार के नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान की विवेचना करें। तो विवेचना कैसे करना है। राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार नेपोलियन ने यानी साम्राज्यवाद विस्तार कर दूसरे देशों में अपना आधिपत्य जमाया और हॉलैंड स्पेन इटली आदि के अपने संबंधियों को शासक बनाया। इस तरह दूसरे देशों ने नेपोलियन का शासन विदेशी था है ना राष्ट्रीय की भगवान से यानी प्रभावित होकर यूरोपीय देशों के लिए विदेश शासन का विरोध करना पड़ा यानी करना उचित
ही था। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का भूमिका की विवेचना करें। लिखना है आंसर देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। वे अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित अपने आंदोलनों के जरिए भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वकालत की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे लिखना है गांधी जी कह रहा है, देखिए लिखना है गांधी जी ने बिहार के चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से 1921 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने खेरा में किसानों के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था। गांधी जी ने उपवास योजना को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब लिखना है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, तो लिखना है आंसर, विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता और जिम्मेदारी का वितरण है ना, और निर्णय लेने का अधिकार शासन निचले स्तर पर पहुंचने के। विकेंद्रीकरण का मुख्य कारण यह है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर कुशलता पूर्वक हल किया जा सकता है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए 10 नंबर का लिखना है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। तो कारण लिखना है आंसर देखिए, ग्राम पंचायत ग्राम का स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुआं सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ बाजार तथा मालों और चारगाहों की व्यवस्था करती है। जन्म मृत्यु का लेखा रखती है और खेती, उद्योग धंधों और व्यवसायों की जन्नती बीमारियों की रोकथाम, शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल करती है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए 12 नंबर का लिखना है प्यारे बच्चों, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि ये नागरिकों को सरकार कार्य की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनता है। ठीक है, जब लोग जानेंगे कि उनके टैक्स का पैसा कैसे खर्च कर रहा है तो वह बेहतर तरीके से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अधिकार की रक्षा कर सकेंगे। ठीक है, अब लिखना है, कह रहा है कि नगर निगम के कार्यों का वर्णन करें। तो नगर निगम के प्रमुख कार्य ये है, नागरिक सेवा और सुविधाओं का संचालन और रख रखाव। उसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, दुकान और व्यापारी प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस जारी करना। और क्या करना है, दुकानों और व्यापारी प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस जारी करना। इतना लिख दीजिएगा। अब लिखना है प्यारे बच्चों, सार्वजनिक स्मारकों की रक्षा करना, नाली का शौचालय, जल आपूर्ति और पुलों का निर्माण करना। अब लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है कि सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास का मतलब यह है मौजूदा पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरत भी पूरे हो सके। सतत मतलब लगातार, विकास को संधारणीय विकास या टिकाऊ विकास भी कहते हैं। सतत विकास 3 संवत है, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक, है ना। इतना है प्यारे बच्चों, आप लोग लिख दीजिएगा, आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, देखिए इस तरह से लिखना है। अर्थव्यवस्था का मतलब किसी देश या क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और खपत की जुड़ी गतिविधियां या यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था में संसाधनों की आवाज ही, है ना। उसके बाद और रूपांतरण को शुरू से लेकर आखिरी उपयोग तक आसान बनाया जा सकता है ना। अर्थव्यवस्था जारी जुड़ी कुछ बातें। ठीक, इतना लिख